आयुर्वेद यह मात्र एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण विज्ञान है। इसका शाब्दिक अर्थ है आयु का वेद या जीवन का ज्ञान। यह भारत की वह प्राचीनतम चिकित्सा प्रणाली है जो हजारों वर्षों से मानवता का मार्गदर्शन कर रही है। यह सिखाती है कि हम स्वस्थ, सुखी और लंबा जीवन कैसे जी सकते हैं। ये केवल रोगों के उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य की रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने पर भी उतना ही जोर देती है। आयुर्वेद का मानना है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक छोटा सा रूप है और जब तक हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करना ही वास्तविक स्वास्थ्य है, जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक अनमोल उपहार है। इस अद्भुत ज्ञान की गहराई इसकी समग्र दृष्टि में छिपी है। जहां आधुनिक चिकित्सा अक्सर बीमारी के लक्षणों को दबाने पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं आयुर्वेद रोग के मूल कारण को खोजने और उसे जड़ से मिटाने का प्रयास करता है। ये प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय इकाई के रूप में देखता है, जिसकी अपनी अलग प्रकृति होती है और उसी के अनुसार उसके लिए आहार, विहार और उपचार निर्धारित किया जाता है। आयुर्वेद हमें याद दिलाता है कि हमारा भोजन ही हमारी पहली औषधि है और हमारी रसोई ही हमारा पहला औषधालय। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमें अपने शरीर को समझने, उसकी जरूरतों को सुनने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीने की कला सिखाती है, जिससे हम न केवल रोगों से बचते हैं बल्कि एक ऊर्जावान और आनंदमय जीवन का अनुभव करते हैं। आयुर्वेद की सुंदरता उसकी सरलता और सुलभता में है। यह हमें भारी भरकम दवाओं के बोझ से मुक्त कर प्रकृति की गोद में ले जाता है, जहाँ हर पौधे, हर जड़ी बूटी में औषधीय गुण छिपे हैं। यह हमें बताता है कि हल्दी, अदरक, तुलसी और आंवला जैसे सामान्य घरेलू मसाले और फल भी हमारे स्वास्थ्य के रक्षक हो सकते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान केवल चिकित्सकों या वैद्यों के लिए नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो स्वस्थ रहना चाहता है। यह हमें दैनिक दिनचर्या और मौसमी दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम मौसम के बदलावों के साथ अपने शरीर को ढाल सकें और बीमारियों को पनपने का अवसर ही न दें। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जिसका अर्थ है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। यह सिद्धांत आयुर्वेद को एक निवारक विज्ञान बनाता है, जो बीमारी होने की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि उसे रोकने के लिए पहले से ही उपाय करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन हमारा स्वास्थ्य ही है और इस धन को अर्जित करने और सहेजने का मार्ग प्रकृति के सरल नियमों के पालन से होकर गुजरता है। आयुर्वेद एक कालातीत ज्ञान है जो अतीत से आया है, वर्तमान में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और भविष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक बना रहेगा, क्योंकि यह जीवन के शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद का उद्गम किसी एक व्यक्ति या समय से नहीं, बल्कि सृष्टि की रचना के साथ ही जुड़ा माना जाता है। इसकी जड़ें भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। वेदों को भारतीय ज्ञान का स्रोत माना जाता है और इन्हीं में आयुर्वेद के बीज मिलते हैं। विशेष रूप से 4 वेदों में से अंतिम अथर्ववेद को आयुर्वेद का आधार माना जाता है। अथर्ववेद में रोगों के कारण, उनके लक्षण, विभिन्न जड़ी बूटियों के औषधीय गुण और उनसे रोगों को ठीक करने के मंत्रों और प्रार्थनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह दर्शाता है कि उस युग में भी हमारे ऋषि मुनि केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि भौतिक शरीर को स्वस्थ रखने के विज्ञान से भी भली भांति परिचित थे। वे प्रकृति के हर तत्व का सम्मान करते थे और उसे ही स्वास्थ्य का स्रोत मानते थे। वैदिक काल के बाद इस बिखरे हुए ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध करने का एक महान कार्य शुरू हुआ, जिसने आयुर्वेद को एक ठोस शास्त्रीय रूप प्रदान किया। इसी दौर में आयुर्वेद के 3 महान स्तंभों, जिन्हें बृहत्त्रयी कहा जाता है, का निर्माण हुआ। इनमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण ग्रंथ है चरक संहिता, जिसे आचार्य चरक ने लिखा था। यह ग्रंथ मुख्य रूप से काय चिकित्सा पर केंद्रित है और इसमें रोगों के निदान, कारण और उपचार के सिद्धांतों का अद्भुत वर्णन है। आचार्य चरक ने बताया कि मन और शरीर का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और मानसिक शांति के बिना शारीरिक स्वास्थ्य संभव नहीं है। उन्होंने त्रिदोष के सिद्धांत को विस्तार से समझाया, जो आज भी आयुर्वेद की नींव है। आयुर्वेद के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए शल्य चिकित्सा के जनक कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की। यह ग्रंथ शल्य चिकित्सा का विश्व का सबसे प्राचीन और विस्तृत ग्रंथ माना जाता है।
इसमें महर्षि सुश्रुत ने 120 से भी अधिक शल्य चिकित्सा उपकरणों, मोतियाबिंद की शल्य क्रिया, टूटी हड्डियों को जोड़ने की विधि और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं का भी वर्णन किया है। उन्होंने शव विच्छेदन के माध्यम से मानव शरीर की रचना का गहन अध्ययन किया और अपने ज्ञान को इस ग्रंथ में संकलित किया। उनका यह कार्य आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है और यह सिद्ध करता है कि भारत प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में कितना उन्नत था। बृहत्त्रयी की तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी अष्टांग हृदयम है, जिसकी रचना आचार्य वाग्भट ने की थी। आचार्य वाग्भट ने चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के विशाल ज्ञान को एक सरल, सुगम और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने दोनों ग्रंथों के सार को कविताओं और श्लोकों के रूप में पिरोया, जिससे इसे याद करना और समझना आसान हो गया। अष्टांग हृदयम ने आयुर्वेद के ज्ञान को आम लोगों और चिकित्सकों तक पहुंचाने में एक पुल का काम किया। यह ग्रंथ आज भी आयुर्वेद के विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख पाठ्य पुस्तक है। इन तीनों महान ग्रंथों ने मिलकर आयुर्वेद को एक ऐसा मजबूत आधार प्रदान किया, जिस पर आज भी इसका भव्य भवन खड़ा है और पीढ़ियों को स्वास्थ्य का प्रकाश दे रहा है। जैसे जैसे आयुर्वेद का ज्ञान विकसित हुआ, उसे और अधिक व्यवस्थित बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान को 8 विशेष अंगों या शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसे अष्टांग आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। ये विभाजन दर्शाता है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा का ज्ञान कितना विशिष्ट और सूक्ष्म था। इसका पहला अंग काय चिकित्सा है, जो शरीर के सामान्य रोगों जैसे बुखार, दस्त, मधुमेह आदि से संबंधित है। यह आयुर्वेद की सबसे प्रमुख शाखा है, जिसका विस्तृत वर्णन चरक संहिता में मिलता है। ये शाखा शरीर के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है और त्रिदोष के संतुलन के माध्यम से रोगों का उपचार करती है। अष्टांग आयुर्वेद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग बाल रोग है, जिसे कौमार भृत्य भी कहा जाता है। ये शाखा बच्चों के जन्म से लेकर उनकी किशोरावस्था तक के स्वास्थ्य, पोषण और रोगों की देखभाल से संबंधित है। तीसरा अंग ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या है, जो मानसिक रोगों से संबंधित है। ये उन अदृश्य कारणों जैसे कि मानसिक आघात, भय और नकारात्मक ऊर्जाओं से उत्पन्न होने वाले रोगों का उपचार करती है, जो मन और चेतना को प्रभावित करते हैं। चौथा अंग ऊर्ध्वांग या शालाक्य तंत्र है, जो गर्दन से ऊपर के अंगों यानी आँख, नाक, कान, गला और सिर के रोगों के निदान और उपचार से संबंधित है। पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण अंग शल्य तंत्र है, जिसका श्रेय महर्षि सुश्रुत को जाता है। यह शाखा शल्य क्रिया द्वारा रोगों और चोटों का उपचार करती है। छठा अंग दंष्ट्रा चिकित्सा या अगध तंत्र है, जो विभिन्न प्रकार के विषों जैसे सांप, बिच्छू के काटने या अन्य जैविक और खनिज विषों के प्रभाव को समाप्त करने के तरीकों से संबंधित है। सातवां अंग जरा चिकित्सा या रसायन तंत्र है, जो वृद्धावस्था को रोकने, लंबी और स्वस्थ आयु प्राप्त करने तथा शरीर की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने के उपायों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य केवल उम्र बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण जीवन जीना है। अष्टांग आयुर्वेद का 8वां और अंतिम अंग वृष या वाजीकरण तंत्र है, जो प्रजनन क्षमता को बढ़ाने, स्वस्थ संतान की प्राप्ति और प्रजनन प्रणाली से संबंधित रोगों के उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है और इस दौरान आयुर्वेद ने भी अभूतपूर्व प्रगति की। इस काल में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद की शिक्षा व्यवस्थित रूप से दी जाती थी। धन्वंतरि, जिन्हें आयुर्वेद का देवता माना जाता है, को भी गुप्त काल से जोड़ा जाता है। इस युग में कई नए औषधालयों और चिकित्सालयों की स्थापना हुई और आयुर्वेद का ज्ञान भारत की सीमाओं से निकलकर चीन, तिब्बत और मध्य पूर्व तक फैल गया, जिससे इसकी वैश्विक पहचान बनी। खंड 4 चुनौतियों से पुनरुत्थान तक, मध्यकाल से स्वतंत्रता तक की यात्रा। गुप्त काल के स्वर्णिम युग के बाद भारत में मध्यकाल का आगमन हुआ, जो आयुर्वेद के लिए चुनौतियों और संघर्षों का दौर था। इस समय विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। इन परिवर्तनों का प्रभाव आयुर्वेद पर भी पड़ा। नए शासकों ने अपनी चिकित्सा पद्धतियों, जैसे यूनानी चिकित्सा, को संरक्षण देना शुरू कर दिया, जिससे आयुर्वेद को मिलने वाला राजकीय प्रोत्साहन कम हो गया। इस दौर में तक्षशिला और नालंदा जैसे महान शिक्षण केंद्रों का पतन हो गया, जिससे आयुर्वेद की संगठित शिक्षा और अनुसंधान की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद
आयुर्वेद का ज्ञान पूरी तरह से लुप्त नहीं हुआ, बल्कि यह वैद्यों और गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जीवित रहा। मध्यकाल में ही आयुर्वेद के कुछ नए और महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखे गए, जिन्हें लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है। इनमें माधव निदान, शार्ंगधर संहिता और भाव प्रकाश निघंटु शामिल हैं। माधव निदान रोग निदान पर केंद्रित एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसने रोगों के लक्षणों को समझने में बहुत मदद की। शार्ंगधर संहिता में औषधि निर्माण, विशेषकर नाड़ी परीक्षा और अफीम जैसी नई औषधियों के उपयोग का वर्णन मिलता है। भाव प्रकाश में अनेक नई जड़ी बूटियों और उनके गुणों का समावेश किया गया। इन ग्रंथों ने आयुर्वेद के ज्ञान को समय के साथ अद्यतन किया और इसे और भी व्यावहारिक बनाया, जिससे यह कठिन समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में सफल रहा। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल आयुर्वेद के लिए सबसे कठिन दौर साबित हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पश्चिमी चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी को बढ़ावा दिया और आयुर्वेद को अवैज्ञानिक कहकर उसकी उपेक्षा की। उन्होंने एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले और सरकारी नौकरियों में केवल एलोपैथिक डॉक्टरों को ही प्राथमिकता दी। इस नीति के कारण आयुर्वेद को भारी नुकसान हुआ और यह धीरे धीरे गांवों और कस्बों तक ही सिमट कर रह गया। राजकीय संरक्षण के अभाव में आयुर्वेद की शिक्षा और अभ्यास की गुणवत्ता में भी गिरावट आई। यह एक ऐसा समय था जब ऐसा लगने लगा था कि भारत की यह अमूल्य धरोहर शायद हमेशा के लिए खो जाएगी। लेकिन भारत की आत्मा में बसी इस चिकित्सा पद्धति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब देश में राष्ट्रीय गौरव और स्वदेशी की भावना जागृत हुई, तो आयुर्वेद के पुनरुत्थान के लिए भी प्रयास शुरू हुए। कई देशभक्त नेताओं और समाज सुधारकों ने आयुर्वेद के महत्व को पहचाना और इसके संरक्षण की वकालत की। कई आयुर्वेदिक कॉलेजों और फार्मेसियों की स्थापना की गई ताकि इस ज्ञान को फिर से जीवित किया जा सके। ये संघर्ष का दौर था, लेकिन इसने आयुर्वेद की जड़ों को और भी मजबूत कर दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के रूप में मान्यता दी और इसके विकास के लिए ठोस कदम उठाए, जिससे एक नए युग का सूत्रपात हुआ। खंड 5, आधुनिक युग में आयुर्वेद, एक वैश्विक जीवन शैली और निष्कर्ष। भारत की स्वतंत्रता के बाद आयुर्वेद के पुनरुत्थान का एक नया अध्याय शुरू हुआ। भारत सरकार ने इस प्राचीन ज्ञान के महत्व को समझते हुए इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनाया। आयुर्वेद के मानकीकरण, अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई। 1970 में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्य आयुर्वेद की शिक्षा और अभ्यास के लिए मानक निर्धारित करना था। इसके अलावा आयुष मंत्रालय की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम था, जिसने आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विकास और प्रचार प्रसार को एक नई दिशा दी। आज देश भर में कई सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज, अस्पताल और अनुसंधान केंद्र हैं, जो इस विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जब दुनिया जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, तनाव, हृदय रोग और मोटापे से जूझ रही है, आयुर्वेद एक नई आशा की किरण बनकर उभरा है। इसकी वैश्विक लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब यह समझने लगे हैं कि केवल लक्षणों को दबाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रोग के मूल कारण को दूर करना आवश्यक है। आयुर्वेद की समग्र दृष्टि, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन पर जोर देती है, पश्चिमी देशों के लोगों को भी आकर्षित कर रही है। पंचकर्म जैसी शोधन प्रक्रियाएं, योग और ध्यान अब दुनिया भर में स्वास्थ्य और कल्याण का पर्याय बन चुके हैं। आज आयुर्वेद केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। आयुर्वेद की शक्ति उसके मौलिक सिद्धांतों में निहित है। यह मानता है कि ब्रह्मांड और हमारा शरीर 5 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश यानी पंचमहाभूत से बना है। शरीर में ये तत्व 3 ऊर्जाओं या दोषों, वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिदोष कहते हैं, के रूप में काम करते हैं। जब ये तीनों दोष संतुलन में रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उसके दोषों का निदान करता है और फिर आहार, जड़ी बूटियों और जीवन शैली में बदलाव के माध्यम से इस संतुलन को पुनः स्थापित करता है। ये शरीर को केवल एक मशीन नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा प्रणाली के रूप में देखता है। अंततः यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है, एक संपूर्ण दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं,
बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण की एक सकारात्मक अवस्था है। आज के तकनीकी युग में जहां हम प्रकृति से दूर हो गए हैं, आयुर्वेद हमें अपनी जड़ों की ओर लौटने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं लें और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करके एक लंबा, सुखी और उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएं। आयुर्वेद का ज्ञान एक महासागर की तरह है, जो जितना पुराना है उतना ही प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ी